tools to influence monetary policy. Monetary policy means using variety of tools to influence the use of money and credit within an economy. Monetary policy का मतलब वो तमाम tools हैं, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं, वो तमाम औजार हैं, वो तमाम तरीक़ाकार हैं जिसके तहत मनी का इस्तेमाल और कर्जे का इस्तेमाल इकोनॉमी में किया जा सकता है मकासद के हसूल के लिए। यानी अपने मकासद को हासिल करने के लिए हम पैसे और कर्जे का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने मसाइल या अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। तो आप ये लिख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी is a using of tools of money supply and credit to achieve objectives of economy। क्या आप लिख सकते हैं? शाबाश। मैं रिपीट करता हूं कि monetary policy is use of tools of money supply and credit to achieve economic goals। लिख सकते हैं बच्चों? तो मैं रिपीट कर देता हूं कि मनी सप्लाई उन टूल्स के इस्तेमाल का नाम है जो सिर्फ दो टूल्स हैं, दो औजार हैं, एक पैसा यूज ऑफ मनी और दूसरा कर्जा, जिसकी मदद से हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तो मोहम्मद अली वो भी ठीक है डेफिनेशन, लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा वर्थियस लग रही है। उसकी वजह ये है कि सारी किताबों में ये डेफिनेशन लिखी हुई थी, मैंने देखा था, और जो किताबें पब्लिश हुई थी पूरी की पूरी मार्केट में सी के स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर भी ये डेफिनेशन लाजमन लिखी हुई थी। लेकिन फिर भी हमें दो पढ़नी चाहिए ताकि अगर एक स्किप हो जाए एट टाइम प्रेशर में तो हम कम से कम एक लाजमी लिख सकें या एक अच्छी तरह से याद कर लें। और ये आसान भी है, मुझे तो यूं लग रही है कि देखिए जी, एक बंदा अपने औजार इस्तेमाल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी औजार इस्तेमाल करती है, औजार से मुराद है टूल्स। तो यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज अ यूज ऑफ टूल्स। कौन से टूल्स? एक मनी पैसा और दूसरा कर्जा क्रेडिट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। रिपीट करता हूं, क्या? मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज ऑफ टूल्स ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स। खत्म हो गई बात। इकोनॉमिक गोल्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम दो औजार इस्तेमाल करें, एक पैसा और एक कर्जा। लो जी, इतनी सी बात है, एक पैसा और एक कर्जा, ये दो टूल्स। अच्छा बच्चों, अब यहां तक बात होगी क्लियर। अब आप कहेंगे सर आपने दो डायग्राम बनाए हुए, ये डायग्राम तो पहले बताएं। लो जी, ये डायग्राम कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। मैं इन डायग्राम्स को जो छपे छपाए हैं उन पे बात नहीं करता, मैं आपके लिए नए डायग्राम बनाता हूं जो कि फ्रेश बच्चों के लिए फ्रेश डायग्राम होने चाहिए। ऐसे बच्चे जो सुबह उठ के संडे वाले दिन भी चाय पीते हैं और चाय पी के टीचर की क्लास का इंतजार करते हैं, उनको ताजे ताजे डायग्राम बना के देने चाहिए। बासी डायग्राम क्यों दिखाए जाए, नए डायग्राम बनाए जाएंगे। तो जनाब हम ताजे डायग्राम से बात करते हैं, और ये ताज़ा तरीन डायग्राम जो है ताज़ा तरीन स्याही के साथ बनाया जाएगा, और वो स्याही है काले रंग की। बीच में दूसरा रंग भी डालेंगे ताकि बच्चों को जरा कलरफुल चीज नजर। वो कहते हैं ना जी कि दुनिया में हर चीज में कुछ ना कुछ रंगबाजियां होती हैं, तो डायग्राम में भी कर देते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। तो लीजिए ना, यहाँ पे आ गई जनाब आपकी रियल आउटपुट। ठीक है जी, रियल आउटपुट के तीन नाम आपने रखे थे। आपने रियल इनकम भी रखा था, आपने वाई से भी डिनोट किया था, ठीक है, और आपने इसको जीडीपी भी कहा था, और बाज़ किताबों में रियल जीडीपी भी लिखा जाता है। और यहाँ पे जनाब आपने रख दिया क्या, आपने यहाँ पे रख दिया प्राइस लेवल। प्राइस लेवल आपको पहले ही पता है कि ये वो इंडेक्स नंबर होता है जो हमने प्राइस इंडेक्स में पढ़ा था, तो वन इंडेक्स ऑफ प्राइसेस फॉर द होल इकोनॉमी। अच्छा, अब बात आ गई कि ये आपका जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व है AD1, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है AS1, ये आपका इक्विलिब्रियम है E। यहां पे आप कहते हैं कि सर ये आ गया मेरा प्राइस लेवल, ठीक है जी, और ये आ गया मेरा रियल आउटपुट Y1, ठीक है जी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है इकोनॉमी जो है हमारी वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे चली जाए। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कहाँ होता है, जहाँ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, जिसको हम LRAS कहते हैं, ये हम अभी पढ़ के हैं पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे आ जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आप लोगों से मशवरा करते हैं
कि जनाब मैं ये चाहता हूं कि ये यहाँ पे आ जाए, ई डैश पे यहाँ पे आ जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? इकोनॉमी में क्या ऐसा करूं कि ये एग्रीगेट डिमांड का आगे की तरफ जाए और जाके ई डैश पे पहुंच जाए? तो इस तरह के हल तजवीज़ करता है आपका सेंट्रल बैंक, जिससे हम इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं कि ये राइट वर्ड चला जाए। बिल्कुल सही है, मोहम्मद अली की राय के सर इसको राइट वर्ड कर दें, फुल एम्प्लॉयमेंट चले जाएंगे। तो ये जनाब ये हम चले गए राइट वर्ड चले गए और हमने इसे मूव कर दिया यहाँ पे, ये AD2 हो गया। तो हम पहुंच गए फुल एम्प्लॉयमेंट पे, जहां इकोनॉमी की फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन मिल जाती है, और अब प्राइस लेवल हो गया आपका P2 और हम पहुंच गए फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो इस तरह हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकते हैं। बेशक प्राइस लेवल भले थोड़ा सा बढ़ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन रोजगार भी तो बढ़ गया ना लोगों का, और हम पहुंच गए इकोनॉमी की फुल कैपेसिटी पे। लेकिन अगर कभी किसी वक्त ऐसा हो जाए कि आपकी इकोनॉमी इसकी बजाय एक खतरनाक सूरत हाल में चली जाए, और वो खतरनाक सूरत हाल दो तरह की थी, आपको पता है ना, दो तरह के गैप्स थे। शाबाश, कौन कौन से गैप्स थे जी? आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 6 में, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है वो किस चीज को सॉल्व कर रहा था, किस गैप को खत्म कर रहा था? अभी जो डायग्राम आपने पढ़ा है जी, हम फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे थे और इसको आप डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। अभी हमने डिफ्लेशनरी गैप खत्म किया था। अब हम क्या करेंगे? अब हम आपको बताएंगे कि अगर कभी इकोनॉमी अपनी कैपेसिटी से आगे जाने की कोशिश करे, यानी डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, और हम ये चाहें कि नहीं 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 यार, इससे आगे ना जाने दो इसको, वरना इकोनॉमी धड़म से गिर जाएगी नीचे, तो बेहतर है कि इसकी डिमांड को ज्यादा ना बढ़ने दो, वरना प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी। तो कभी भी ऐसा भी होता है ना जी, देखिए दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। कभी आवाम कहती है जी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और कभी आवाम कहती नहीं जी नहीं, प्राइसेस बहुत हाई हो गई, इनको नीचे करें, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। तो जो आवाम कहे हम वही करते हैं। तो लिहाजा ये आ गया आपका रियल आउटपुट, ये आ गया आपकी प्राइस लेवल। जी शाबाश बच्चों, अब यहाँ पे ये आ गया जी आपका प्राइस लेवल, और ये P1 प्राइस है। अभी डायग्राम मेरे नॉर्मल मोड में, अभी हमने वो बात नहीं की जो हम करने वाले थे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो गलती से जो है वो इधर नहीं है, फर्ज कीजिए इकोनॉमी हमारी यहाँ आ गई है, ये। अब क्या करें? अब हम ये चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ ज्यादा बाहर निकल गया काम, कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया, कीमतें बहुत हाई हो गई हैं, इकोनॉमी हमारी तो जनाब जो है वो कुछ ज्यादा ही छलांगे लगाने लग गई है, ये तो अपनी कैपेसिटी से बाहर हो रही है, यानी गाड़ी जो है चलनी थी 120 पे, जा रही है 160 पे, तो ये तो हम नहीं चाहते। तो हम कहेंगे नहीं जनाब, ये खतरनाक सूरत हाल को कंट्रोल करें, डिमांड को कम करें और वापस लाएं इसकी एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर, यानी AD1 पे वापस आए। तो हम लेफ्ट वर्ड मूव भी कभी कभी कराते हैं और कभी कभी राइट वर्ड मूव भी कराते हैं, तो ये दोनों तरह के मूव हम कराते हैं। ठीक हो गई बात? तो याद रहे कि मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं 1 और 2, लेकिन आपको एक ही डायग्राम में दोनों बना सकते हैं ना। देखें, ये राइट वर्ड मूव है, इसके इधर एक लेफ्ट डायग्राम भी बना दीजिए, यहाँ पे एक डिमांड कर्व क्रिएट कर दीजिए ये वाला। तो इस तरह आप उसे लेफ्ट भी ला सकते हैं, राइट भी ला सकते हैं और लेफ्ट भी ला सकते हैं एक ही डायग्राम में, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब मसला ये है कि हम फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी के पास कौन सा तरीका है कि जब वो डिमांड को कम करना चाहते हैं कम कर लेते हैं, जब बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जादूगरी कैसे होती है और ये कैसे काम करता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। किस तरह हम राइट वर्ड डिमांड को मूव कर देते हैं और लेफ्ट वर्ड भी मूव कर देते हैं। तो कोई तरीका तो होगा ना इनके पास। चल देखते हैं क्या तरीका। सबसे पहला तरीका ये है अल्टरेशन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। यहां मैं भी ये बात नहीं करता कि रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या चीज है, क्या बला है ये। मैं सबसे पहले तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा, जहां पे बात को रवां किया जाए, पहले दिमाग को रवां किया जाए। ये तो मुझे पता चल गया आपको अच्छी तरह के, एक इन्फ्लेशनरी गैप से हमने इकोनॉमी को पीछे लेके गए फुल एम्प्लॉयमेंट पे, और एक डिफ्लेशनरी गैप से हमसे वापस लेके गए फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ये दो काम हमने किए हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहां से बात शुरू करते हैं कि जनाब हम जो बैंकों में पैसा
जमा करवा देते हैं तो क्या बैंकों को सारा पैसा लोन में दे देना चाहिए आगे? आपका क्या मशवरा? फर्ज कीजिए आप आज हमारे वजीर मालियात हैं और मैं आपसे मशवरा कर रहा हूँ कि जनाब ये बताइए कि जो बैंकों में सारा पैसा जमा हो रहा है क्या उसका कर्जा दे देना चाहिए? क्या ख्याल? तो मोस्टली लोग इसकी ओपिनियन जो है, बल्कि सारे लोग नहीं में जवाब दे रहे हैं कि सर नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप, सारा कर्जा दे देंगे। अच्छा, अगर सारा कर्जा दे दे तो क्या होगा? एक मिसाल है, व्हाट हैपेंस? हमने रिजर्व रखा ही नहीं, कर्जा दे दिया, अब क्या होगा? एक मिसाल है, नहीं रखा, वैसे तो रखते हैं लेकिन नहीं रखा तो क्या होगा? कबाड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब कोई बंदा अपने पैसे वापस मांगने आएगा तो हम उसे क्या देंगे कि हमने तो जनाब वो कालिए खरादिए को, जमील नाई को और जनाब वो जिम्मेदार को कर्जा दे दिया और अब जब वो वापस करेंगे तब तुम्हारे चेक कैश होंगे। क्या हाल है? अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो एक बच्चे की राय सर, वो सर फाड़ देंगे, शीशे तोड़ देंगे, ठीक है जी, पटाई करेंगे, बैंक मैनेजर के दांत टूट जाएंगे, वो भी लगवाने पड़ेंगे, फायदा क्या, और बैंक बंद हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करते, हम आपके मशवरे पे अमल करते हैं। हम कहते हैं जी ठीक है जी, पैसे आए हैं हमारे पास, लोगों ने जमा करवाए हैं, ठीक है जी, हम कहते हैं जी इस पैसे के दो हिस्से कर देते हैं, एक कर्जा दे देते हैं और कुछ पैसे कैश रख लेते हैं अपने पास, ताकि अगर कोई वापस मांगने आए तो हमारा हाथ खाली ना हो। मान लिया जी, आपकी बात को मान लिया, इसके दो हिस्से कर देते हैं, यानी एक पार्ट जो इसका वो लोन दे देते हैं लोगों को, और एक पार्ट जो है वो अपने पास कैश रख लेते हैं, जब कोई आएगा, या रिजर्व रख लेते हैं, जब कोई आएगा तो हम उसको पैसे इसमें से दे देंगे। अब फिर एक सवाल पैदा होता है, ये हमें कौन बताएगा कि कितने पैसे रिजर्व रखें, कितना लोन दें? क्या हम इतने समझदार हैं एज अ बैंकर कि हम खुद ही फैसला कर लें, या बैंक मैनेजर खुद फैसले करेगा? ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला स्टेट बैंक करेगा, ठीक है जी, ये फैसला स्टेट बैंक करेगा और सेंट्रल बैंक करेगा। वो हमें बताएगा कितना रिजर्व रखना और कितने पैसे तुमने लोन दे देने। ठीक होगी जी बात? तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि जनाब ये जो है इसके दो हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा जो है हम लोन दे देते हैं, ठीक है, एक हिस्सा हम लोन दे देते हैं। लेट से हम लोन दे देते हैं, फर्ज कर लीजिए हम लोन दे देते हैं 60% का लोन दे देते हैं और 40% अपने पास रख लेते हैं कैश या रिजर्व रिक्वायरमेंट, आरआर में इसको लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे ये रेट ऑफ रिटर्न होता है, लेकिन बैंक, अब मैं यहाँ पे इसको आरआर लिख रहा हूँ, रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब दो सूरत हाल है, एक सूरत हाल है जिसको आपने कहा इन्फ्लेशन, जब ये इक्विलिब्रियम से आगे गया तो इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है ना, और जब ये पीछे रहेगा तो वो है डिफ्लेशन। जब आगे है तो इन्फ्लेशन, जहां से इसे वापस लेके जाना है, और पीछे रह गया तो ये डिफ्लेशन। अब मशवरा आपको ये सोचना पड़ेगा, सोच के जवाब देना पड़ेगा, तुक्का नहीं लगाना। इन्फ्लेशन में स्टेट बैंक आरआर को, रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा या कम करेगा? पहले तो ये सोचिए कि अगर इन्फ्लेशन है तो स्टेट बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करेगा या ज्यादा करेगा? बच्चे कह रहे हैं कि वो रिजर्व रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देगा। हम डिक्रीज करके देख लेते हैं, चलें, आपके तजर्बे से फायदा उठाते हैं आज। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्ज कीजिए ये हमारे पास पैसे हैं, हमारी रिजर्व रिक्वायरमेंट थी 40, तो 40% है, कम करके कितनी कर दें जी? चलें आप बताइए, कम करके कितनी कर दें? 25% कर देते हैं। चलिए, हमने 25% पैसा रख लिया अपने पास, तो लोन कितने का दे दिया?
75% का, तो इससे पैसा मार्केट में बढ़ गया कि कम हो गया? अब हमें बयान चेंज नहीं करना। अब आप मुझे बताइए कि इससे मार्केट में पैसा बढ़ गया कि कम हो गया? तो आप कैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, डुबो देंगे यार। एक तो पहले ही पैसा ज्यादा था, इन्फ्लेशन था मार्केट में, ऊपर से आपने और कर्जे दे दिए, तो आप तो कीमतें जो बढ़ गई हैं कि आलू चले गए 60 रुपए पे, 30 रुपए पे, तो आप तो ले जाएंगे 90 रुपए पे। भाई आप तो वजीर आजम का इस्तीफा लेके ही छोड़ेंगे, मुझे लग रहा है। वो ले ना ले, आप ले लेंगे, क्या ख्याल बताएं? और भाई ये मशवरा है, ये कोई मशवरा है? तो डुबोने का मशवरा दिया आप लोगों ने, क्या फायदा आपके इकोनॉमिस्ट बनाने का? और कल को मैं आपको भेज दूं स्टेट बैंक के जॉब पॉलिसी बनाओ, तो तुम ये पॉलिसी बनाओगे, या कल को फर्ज करो को इलेक्शन जीत गए तुम, तो ये करोगे? शाबाश है तुम्हारे। अब दोबारा सोचो, इन्फ्लेशन है तो क्या करें? आरआर को, आरआर को बढ़ा लो यार, आरआर को ज्यादा कर दो, ताकि उसकी कैपेसिटी ऑफ लोन कम हो जाए, तो पैसा बाहर कम जाएगा। तो मैं अब सर पाई चार्ट नहीं बनाता, अब मैं बना देता हूं डब्बा, जरा आराम से बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम कि रिजर्व रिक्वायरमेंट की सुई को आगे की तरफ ले जाते हैं। ये 40 पे थी, इसको उठा के 50 पे ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ताकि 50% कैपेसिटी ऑफ लोन एडवांस हो जाए। ठीक है जी, 50% के लोन एडवांस हो जाए और 50% जो है वो रिजर्व आ जाए। इस तरह पैसा जो है पहले 60% जा रहा था मार्केट में, अब 50% जाएगा, तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा होला हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और आलू जो है वो 60 रुपए की बजाय कुछ 40 रुपए पे आ जाएंगे। तो लोग कहेंगे हाँ भाई ये हुकूमत सही है, काम करने दो इसको बेचारे को, यहाँ स्टेट बैंक सही है, गवर्नर को हटाओ ना यहाँ से। क्या ख्याल है बच्चों? अब मुतमिन आप? लेकिन अभी आपको मैं जाने नहीं दूंगा, अभी आपसे एक मशवरा और करना है मैंने आज। इस टॉपिक पे भी तो बड़े मशवरे रहते हैं। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो गया, फिर आरआर का क्या करूं? यहां तो आपने कहा जी आरआर बढ़ा दे, मैंने बढ़ा दिया आपके सामने, लेकिन अब आरआर का क्या होना चाहिए? जी शाबाश, अब आरआर कम कर देते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं। सवाल ये है रिजर्व रिक्वायरमेंट से क्या होगा कम करने से? तो हम फिर अपना डब्बा बनाते हैं आपके सामने, उससे बात करते हैं आपके साथ। ये दोनों मिटाओ, डब्बा सीधा बनाओ, वरना कल को बच्चे कहेंगे यार कैसा टीचर है, इसको एक सीधी लाइन मारनी भी नहीं आती। अच्छा बच्चों, तो अब हम इसको 40 पे था ना, तो इसको उठा के चलो 30 पे ले आते हैं, यानी ये आरआर का इधर ले आए हम। इस तरह 30% रिजर्व रिक्वायरमेंट रह जाएगी और 70% जो है वो लोन एडवांस हो जाएंगे। लोन ज्यादा होंगे तो गिरती हुई कीमतें थोड़ी ऊपर आ जाएंगी और डिफ्लेशन का मसला हल हो जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? अब बात समझ आइए जी। अब एक दफा रिपीट करें सारी बात को मेरे साथ। बात यह है जी, लोग पैसे लेके आए थे हमारे पास, स्टेट बैंक ने हमसे ये कहा था कि देखें जी आप ऐसा करें कि 40% रिजर्व रखें और 60% लोन दे दें। जब आया इन्फ्लेशन तो स्टेट बैंक को एहसास हुआ कि जनाब पैसा तो साइकिल में पहले ही बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी तुम ऐसा करो, तुम आरआर बढ़ा दो। उन्होंने 50 कह दिया, तो लोन जो मैं 60 रुपए के दे रहा था 50 के कर दिए। अब लोन कम होंगे तो मनी इन सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब कीमतें गिरना शुरू हो गई, डिफ्लेशन आ गया, उन्हें परेशानी पड़ गई, तो सप्लायर ही भाग जाएंगे। तो फिर उन्होंने फौरी तौर पे मुझे तजवीज़ दी कि तुम ऐसा करो, आरआर कम करो और फौरन कर्जे ज्यादा इजरा करो, ताकि मार्केट में मनी ज्यादा और कीमतें थोड़ी ऊपर जाएं और हम डिफ्लेशन से भी हल हो जाए। क्योंकि बच्चों ये बिल्कुल ब्लड प्रेशर की तरह है, ना तो इसका कम होना ठीक है और ना इसका ज्यादा होना ठीक है।
ये डायबिटिक की तरह, ना तो इसका गिरना ठीक है और ना इसका बहुत ज्यादा बढ़ना जरूरी है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो आर आर क्या करेंगे, इन्फ्लेशन हो रहा हो इकोनॉमी में तो आर आर क्या करेंगे, शाबाश, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा हो तो क्या करेंगे, आर आर बढ़ा देंगे। और अगर डिफ्लेशन हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे, आर आर कम कर देंगे, रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर देंगे। अब 3 फिक्रे जो बच्चा लिख लेगा वो चैंपियन है। 3 फिक्रे कौन से लिखने, 3 फिक्रे ये लिखने हैं कि आर आर इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट विच कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश बाय द बैंक्स एंड रिमेनिंग पार्ट इज गिवन एज अ लोन। पहली बात। दूसरी बात, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक जनरली इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट by which loan advancing is reduced and money supply is decreased. And in case of deflation, central banks suggest to reduce the reserve requirement by which loan advancing is increased and money supply is increased in the market. So this is what you can say. ये 3 जुमले लिखने और इसी पर आपका ये सारा सवाल बेस करता है। और सवाल में सिर्फ एक बात लिखी गई, 2 बातें नहीं है। कौन सी बात लिखी गई जरा देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है हाउ द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी चेंजिंग बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, कि कैसे आर आर से डिमांड चेंज होती है, लेकिन इन्होंने क्या है, हाउ सेंट्रल बैंक एबल टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब आर आर कम करना, आर आर कम करना। तो आर आर कम, इन दोनों में से कौन सा डायग्राम बनाओगे, कहां आर आर कम होगी, शाबाश, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। जाहिर है हम कम कब करेंगे आर आर, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। तो डायग्राम नंबर शाबाश नंबर 1 तो डिफ्लेशन का है, नंबर 1 तो डिफ्लेशन का, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है देखो डिफ्लेशन का। आर आर कम तो तब करेंगे जी, शाबाश, एग्रीगेट डिमांड तो तब कम करेंगे जब इन्फ्लेशन होगा। क्या ख्याल है। फिर इन्फ्लेशन की सूरत में देखेंगे कि आर आर का क्या करना है, वो यहां लिखा हुआ है। इन्फ्लेशन में आर आर को बढ़ा देंगे। आर आर को बढ़ाने से जो है आर आर को बढ़ाने से मनी सप्लाई कम होगी और एग्रीगेट डिमांड जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है जी। और दूसरी तरफ जो है आर आर को कम करने से लोन ज्यादा एडवांस होगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। उन्होंने हमसे कौन सा मांगा था, उन्होंने हमसे कौन सा मांगा था, रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड वाला कौन सा था, जब हम इन्फ्लेशन में तभी रिड्यूस करेंगे। और इन्फ्लेशन में आर आर क्या करनी होती है, आर आर बढ़ानी है, एग्रीगेट डिमांड घटानी। ठीक हो गया बच्चों। डायग्राम बना लेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करना, इन्फ्लेशन से वापस लाना है उसको, इन्फ्लेशनरी गैप से। अब याद रहे इन्फ्लेशन हो तो आर आर क्या होगी, इन्फ्लेशन हो तो आर आर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इससे एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, इससे एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, शाबाश, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा। बिल्कुल ठीक है, लेफ्टवर्ड जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब बताओ अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा फिर आर आर क्या करोगे, फिर आर आर डिक्रीज करोगे। जब इसको डिक्रीज करोगे तो इससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड शाबाश क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होकर किस तरफ जाएगी, शाबाश राइटवर्ड जाएगी। वेरी गुड, ठीक है। लो जी, ये बात शायद मैं भी इतनी अच्छी ना समझा पाता जब जैसे कि आप लोगों ने जवाब दे के समझी और अपनी मदद आपके तहत आप इकोनॉमिस्ट बन रहे हैं।
अच्छा बच्चों, ये सबसे टेक्निकल बात थी आज के लेक्चर की। अगर ये समझ आ गई तो मसला ही कोई नहीं, बाकी तो चीजें कुछ नहीं है कि जनाब इन्फ्लेशन है तो आरआर बढ़ा देंगे, एग्रीगेट डिमांड घटा देंगे। इसका मतलब आरआर और एग्रीगेट डिमांड का उल्टा रिश्ता है। जब आरआर बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, और जब आरआर कम करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस वक्त इकोनॉमी में सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। लेकिन याद रहे, अगर एक बंदे की शुगर गिरी हुई है और हम उसको मजीद शुगर गिरने की दवाई देंगे वो मर जाएगा, और अगर इसकी शुगर बढ़ी हुई है और हम उसको शुगर बढ़ाने के लिए चीनी खिला देंगे वो भी तब भी मर जाएगा। हमें अगर किसी भी पेशेंट को सही दवाई देनी है तो पहली कैफियत जानना जरूरी है। इसलिए पहले इकोनॉमी में जाना है और जाके देखना है इस वक्त सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि इकोनॉमी इन्फ्लेशन में है, अच्छा इन्फ्लेशन में है तो ऐसा करते हैं, इसको वापस लाते हैं, और इन्फ्लेशन में है तो जनाब हम फौरी तौर पे इसका आर जो है वो बढ़ा देते हैं। आर के बढ़ाने से मनी सप्लाई कम होगी और एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेफ्टवर्ड आ जाएगा, यानी एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी। तो ये पता होना चाहिए, ये इन्वर्स चलना है, लिहाजा पहली कैफियत याद होनी चाहिए। अच्छा, अगर इकोनॉमी डिफ्लेशन का शिकार है, अच्छा जी इस वक्त डिफ्लेशन है फर्ज कीजिए, तो क्या करना चाहिए, फिर आर को कम करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देना चाहिए। तो ये हमें याद होना चाहिए कि पहली कैफियत इकोनॉमी की, यानी पेशेंट की जब नब्ज पकड़े तो उसके सिम्टम पता चल जाए कि सिम्टम क्या है, और हमारा पेशेंट हमारी इकोनॉमी। क्लियर हो गई जी बात, ये हमें याद होना चाहिए। अगर हमने पुट्ठा तीर चला दिया तो फिर पेशेंट को बचा कोई नहीं सकेगा, और फिर लोग ये कहेंगे कि डॉक्टर ने खुद पेशेंट को मार दिया, और ये हमारी बहुत बड़ी तजलील होगी। इसलिए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पहले इकोनॉमी की कैफियत क्या बता रहा है उस सवाल में। अच्छा बच्चों, मोस्टली कैफियत नहीं बताता, वो आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेता बताओ आर से क्या होता है, तो हम ये लिख देंगे। ठीक है जी, 8 नंबर की बात है, ऐसी को बड़े ज्यादा भी नंबर नहीं है, अगर कहीं जी बड़े नंबर है। अच्छा बच्चों, अब बात कर लेते हैं आपके साथ डिस्काउंट रेट। अब आपके जहन में आया पता नहीं डिस्काउंट रेट क्या बला है, कितना बड़ा मसला। कोई मसला ही नहीं है। सेंट्रल बैंक मेक लोन टू कमर्शियल बैंक, तो जब वो कमर्शियल बैंक को लोन देगा सेंट्रल बैंक, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या, नहीं यार पहले तो ये बात है कि पिछला टॉपिक क्लियर हो गया, जी लिख के एंटर करो फिर चलते हैं। अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन दे रहा तो क्या मुफ्त देगा? पहली बात तो मुझे ये बताओ, सेंट्रल बैंक ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को तो क्या वो फ्री देगा? नहीं, कोई किसी को मुफ्त नहीं देता। भी घोड़ा घास से यारी करेगा, खाएगा क्या? मदद अपनी जगह, एम अपनी जगह, लेकिन दोस्ती यारी अपनी जगह। बिजनेस बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये आती है सामने कि नहीं जनाब ऐसा नहीं होगा, सेंट्रल बैंक जब लोन देगा तो वो कुछ पैसे तो इनसे भी लेगा, इतनी जल्दी बात खत्म नहीं होगी। मान लिया जी, क्या लेगा इनसे? इनसे क्या चार्ज करेगा जी? हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं इसको? शाबाश, तमाम बच्चे कह रहे हैं सर वो इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उस इंटरेस्ट को डिस्काउंट रेट कहते हैं, उस इंटरेस्ट को डिस्काउंट रेट कहते हैं। लिहाजा याद रहे कि डिस्काउंट रेट इज द रेट which is charged by central bank on loan giving to commercial bank। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कर्जे देता है कमर्शियल बैंक को। ठीक है जी, तो अगर हमें ये बात समझ आ गई है तो हमें ये याद रहना चाहिए कि अगर सेंट्रल बैंक ने 6% पे लोन दिया है, सेंट्रल बैंक ने 6% पे लोन दिया है कमर्शियल बैंक को, तो आप मुझे ये बताइए कि वो कंज्यूमर को लोन 6% पे देगा या इससे ज्यादा पे देगा? जी शाबाश, उसने खुद 6% पे लिया है तो जाहिर है वो हमें 7 या 8% पे देगा। हम कहते हैं जी 2% तो मुनाफा ले ही ले, इससे कम क्या लेगा जी? तो 8% पे वो कंज्यूमर को लोन देगा, अपने कस्टमर को लोन देगा। इससे समझ आ गया कि डिस्काउंट रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट में बड़ा गहरा रिश्ता है। ये मार्केट इंटरेस्ट रेट है और ये इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट है, या सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है कमर्शियल बैंक के लिए।
लिहाजा एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ तो इन्फ्लेशन की सूरत में सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक रेट बढ़ाएगा या घटाएगा। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा आप लोगों से मशवरा करता हूं कि अगर इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। तो तमाम स्टूडेंट का मशवरा यही आ रहा है कि सर इसको बढ़ा दें। बढ़ाने का फायदा ये होगा कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, मैं इसको सिर्फ आई से डिनोट करता हूं, बढ़ाओगे तो लोग लोन कम लेंगे, और लोन कम लेंगे तो सर एग्रीगेट डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों जी, यही बात कह रहे हैं ना आप लोग? ठीक है जी। लेकिन अगर बिल फर्ज ऐसा ना हो, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाए, जी शाबाश, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाए, अब इंटरेस्ट रेट का क्या करना चाहिए? जी शाबाश। तो बच्चे कह रहे हैं सर डिफ्लेशन की सूरत में आप ऐसा करें कि डिफ्लेशन की सूरत में आप, बच्चे कह रहे हैं सर डिफ्लेशन की सूरत में आप ऐसा करें कि बैंक रेट या इंटरेस्ट रेट कम कर दें, इससे लोग लोन ज्यादा देंगे लेंगे और लोन लेके पैसे पूसे खर्च करेंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड ऊपर चली जाएगी। ठीक होगी जी बात। सवाल दोबारा पूछना पड़ेगा, यहां से नहीं, कि सबसे पहली बात है, ये बात आप लिख लेंगे दैट द, पहली बात आप ये लिखेंगे कि कमर्शियल द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू द कमर्शियल बैंक and that interest rate is known as discount rate. And then commercial bank advances the loan to the consumer generally more than the discount rate because they added in their commission, वो अपनी commission ऐड करेंगे। इन दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन commercial banks are the central bank will increase the bank rate and loan advances are reduced and reduce the aggregate demand. And similarly, नहीं सॉरी, conversely, इसके बिल्कुल उलट, in case of deflation, central bank decrease the bank rate, loan advances are increased and aggregate demand will increase. लेकिन सवाल दोबारा होगा आपसे, आप सर दोबारा कैसे होगा? भाई पेशेंट का सिम्टम देख के दवाई देनी है आपने। वो एक मेडिसिन थी रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये दूसरी मेडिसिन है डिस्काउंट रेट। चलें जी, पेशेंट के पास चलते हैं। सिचुएशन नंबर 1 में क्या करेंगे आप? डायग्राम नंबर 1 में आप क्या करेंगे? सिचुएशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे जहां पे इकोनॉमी में डिफ्लेशन है? जी शाबाश, मुश्तबा हैं, फैसल हैं, हमजा हैं, तो सब बच्चे कह रहे हैं सर इस सिचुएशन में हम बैंक रेट कम कर देंगे, यानी इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, लोग लोन ज्यादा देंगे और लोग ज्यादा लेंगे तो एग्रीगेट डिमांड का राइट वर्ड चला जाएगा। मान लेते हैं जी आप बिल्कुल सही है कह रहे हैं। और फिर दूसरे केस में आप क्या करेंगे? केस नंबर 2 में, जी शाबाश, केस नंबर 2 में आप क्या करेंगे? जी केस नंबर 2 में क्या करेंगे? रेट ज्यादा कर देंगे। तो केस नंबर 2 में बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बैंक रेट बढ़ा देंगे अगर हम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हुए या सेंट्रल बैंक के गवर्नर हुए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, लोन जो है वो कम हो जाएंगे और इससे एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट वर्ड आ जाएगी। मान लिया जी आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है और आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है जी। अब रही बात कि अगर बात समझ आ गई तो लिख आप लेंगे, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं। यहाँ भी 3 पॉइंट है तो यहाँ भी 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरफ। पहले तो समझते हैं ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। यहाँ पे इसे समझाने के लिए मेरे पास एक स्लाइड की अशद ज़रूरत है, वो मैं ज़रा ले लूँ और साथ ही मैं आपकी ये स्लाइड्स को सेव भी कर दूँ ताकि ये इसी हालत में आप तक पहुँच जाएं और आपको इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। चलें जी, एक नई स्लाइड मैंने ले ली है ताकि कहानी आपको बड़ी अच्छी तरह मैं सुना सकूं।
ये अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे मैं आप बच्चों से पूछता हूँ कुछ थोड़ी सी बात ओपन मार्केट ऑपरेशन की। पहले मैं आपको बताता हूँ, होता ये कि आम प्रैक्टिस में स्टेट बैंक किसी सिचुएशन में आके ये ऐलान करता है कि जनाब मैं अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटी बेच रहा हूँ। बॉन्ड्स और सिक्योरिटी, बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज बेच रहा हूँ। किसको बेच रहा हूँ? जाहिर है एक तरफ पब्लिक है, और पब्लिक से पहले बड़े इदारे हैं जिनको आप कहते हैं बैंक्स। क्या कहते हैं जी? बैंक्स। और ये है आपका स्टेट बैंक, ये हो गया आपका सेंट्रल बैंक सीबी। तो वो कहता है जी मैं बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं, क्या? सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। तो इस तरह सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स चले जाएंगे कमर्शियल बैंक और पब्लिक के पास। तो अगर बॉन्ड्स चले गए कमर्शियल बैंक और अवाम के पास, तो पैसा कहां जाएगा? जो उनकी जेबों में पैसा है वो किसको चला जाएगा? जी, हमजा कह रहे हैं सेंट्रल बैंक को जाएगा, मोहम्मद अली कह रहे हैं सेंट्रल बैंक को चला जाएगा। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं कि पैसा जो है वो चला जाएगा सेंट्रल बैंक को। जाहिर है सेंट्रल बैंक मुफ्त थोड़ी देगा बॉन्ड, क्यों भाई? जो बच्चा कह रहा है मार्केट को चला जाएगा, तो भाई बॉन्ड मुफ्त मिलते हैं, तो मनी चला गया किसके पास? मनी चला गया सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, इस तरह बैंकों की जेब भी खाली, अवाम की जेब भी खाली, और वहां आगे बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज इनाम के लालच में, मुनाफे के लालच में वो पैसे उन्होंने वो चीजें रख ली और पैसा दे दिया सेंट्रल बैंक को। फिर एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां सेंट्रल बैंक कहता है नहीं जी नहीं, मैं अपने बॉन्ड्स बेच नहीं रहा, बल्कि जो पहले वाले बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज हैं मैं वो भी खरीद रहा हूं, वापस आके दो मुझे। आप कहते हैं यही सर अवाम नहीं मानेगी। भाई कैसे नहीं मानेगी? वो इश्तेहार दे देगा कि 5,000 रुपए का बॉन्ड फलां फलां डेट को कैंसिल हो रहा है। तो क्या करेगी वो? अवाम बेचारी जाओगे कि यार कैंसिल हो गया, मेरे 5,000 जाया हो जाए, नहीं जाओ ये बॉन्ड वापस करके आओ। वो कहते हैं जी हम 1,00,000 रुपए का बॉन्ड जो है कैंसिल कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप वापस ही देके आएंगे, और क्या करेंगे? आप कहेंगे कर दो कैंसिल, कोई बात नहीं। ठीक है जी, भाई पैसे अपने हैं, कोई हमारे कोई मुफ्त के थोड़ी आए हुए हैं। लो जनाब, तो हमने पैसा किधर? अच्छा नहीं, पहले तो ये बताओ ना, जब बाय करेंगे, सेंट्रल बैंक बाय करेगा तो ये तो पक्की बात है, बाय करेगा तो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को चली जाएंगी, लेकिन अब पैसा किसको जाएगा? ये बात नहीं समझ आ रही भाई। जी शाबाश, पैसा किसको चला जाएगा जी? शाबाश, पैसा चला जाएगा पब्लिक को और कमर्शियल बैंक्स को। अब दोनों की जेब में पैसा आ जाएगा, पब्लिक की जेब में भी आ जाएगा, कमर्शियल बैंक की भी जेब में आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब दोबारा फिर मिनिस्टर बन गए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है या बैंक दौलत पाकिस्तान के आप गवर्नर। आप मुझे ये बताइए कि आप ऊपर वाली जो पॉलिसी है ब्लैक वाली, वो कब चलाएंगे? इन्फ्लेशन में चलाएंगे या डिफ्लेशन में चलाएंगे? द पॉलिसी नंबर 1, पॉलिसी नंबर 1 आप कब चलाएंगे? शाबाश, द पॉलिसी नंबर 1 कब चलाएंगे जी आप? इन्फ्लेशन में या डिफ्लेशन में? तो तमाम बच्चों का मशवरा है कि सर ये पॉलिसी अच्छी रहेगी जब मुल्क में इन्फ्लेशन आया हो, तो हम लोगों से कहें कि यार बॉन्ड्स खरीद लो, पैसे हमें दे दो, ताकि पैसा जेबों में नहीं होगा तो ये लोग खर्च भी नहीं करेंगे। क्या ख्याल? तो इन्फ्लेशन में ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है सर आपकी। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में सिर्फ आप ये समझाएंगे एग्जामिनर को कि सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स इज परचेज्ड एंड सेल्ड बाय सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। फिर दूसरे सेंटेंस में आप जाके लिखिए कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक सेल द बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज and collected the money from public and commercial bank so that they will not consume it and aggregate demand will reduced.
जब पैसा उनसे निकल जाएगा एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, ये लेफ्टवर्ड आ जाएगी। अच्छा, अब बताइए कि अगर डिफ्लेशन हो गया तो फिर कौन सी स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूंगा? जी शाबाश। स्ट्रेटेजी नंबर 2 और 1। तो आप कहेंगे सर स्ट्रेटेजी नंबर 2 फॉलो करेंगे और आप लिखेंगे कि इन केस ऑफ डिफ्लेशन central bank will purchase its securities and bonds, and in this way the money is traveled to the public and commercial banks, and they will consume it and increase the aggregate demand, and aggregate demand moves to rightward. Aggregate demand moves to rightward. ठीक हो गया बच्चों? तो ये बात आपकी ठीक हो गई। आमना सेंट्रल बैंक को के टूल्स इस्तेमाल करने से पहले उन्हें एक मोरल सुएशन करनी चाहिए कि मार्केट के हालात के मुताबिक क्रेडिट को कंट्रोल किया जाए, इखलाकी अपील करके कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाए कि प्लीज लोन कम एडवांस करें, पॉलिसी टाइट रखें इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, और इन केस ऑफ डिफ्लेशन कहा जाए कि यार लोन ज्यादा एडवांस करो, जल्दी से प्रोसीजर जो डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं उनका प्रोसीजर फास्ट कर दो। जो लोन तुम 15 दिन में अप्रूव करते हो वो 8 दिन में कर दो, और अगर इन्फ्लेशन है तो जो लोन 15 दिन में अप्रूव करते हो लंबी कहानी डालो, कभी कागज पे ऑब्जेक्शन लगा दो, कभी कुछ करो, 1.5-2 महीने डिले करो ताकि हालात बेहतर हो जाए। तो ये भी एक तरीका कार हो सकता है अपनी जगह। आल दो के आप कहेंगे इखलाकी अपील, तो वो भी काम करती है, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है जी। तो ये बच्चों मैंने 4 तरीके आपको बताए, यानी 4 मेडिसिन देनी सिखाई है मैंने आज आपको इकोनॉमी की। अब आप इकोनॉमी के डॉक्टर बनाया है मैंने आपको। तो आज आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे थे इकोनॉमी की, जिसके अंदर आपने क्या किया, अल्ट्रेशन इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट की मदद से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे, डिस्काउंट रेट से कैसे कंट्रोल करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे कंट्रोल करेंगे, और मोरल सुएशन से कैसे कंट्रोल करेंगे। आपने 4 तरीके आज सीखे। सवालों की तरफ दोबारा आते हैं। ये सवाल बहुत दफा आते हैं। अभी आपने एक सवाल देखा था ऑटम 18 का, जहां से हमने शुरू किया था सवाल को। देखिए ये सवाल स्प्रिंग 17 में भी मुझे नजर आ रहा है। Illustrate a process through which central bank may reduce the level of aggregate demand in an economy using open market operation। इस दफा नंबर 5 है। ठीक है जी, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज भी हो जाता है, कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है। ठीक है जी। और ये जो है ये ऑटम 16 में भी वही सवाल आया हुआ है जो मैंने ऑटम 18 से आपको कहा था कि रिजर्व रिक्वायरमेंट की मदद से तुम रिड्यूस कैसे कर सकते हो एग्रीगेट डिमांड को। सेम क्वेश्चन है, ऑटम 18 में भी है, ऑटम 16 में भी है। तो इस तरह ये रिपीट भी सवाल हो सकता है। अब आखिरी सवाल का जवाब आप देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रा ठीक है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की एग्जाम्पल इसमें से कौन सी है? अब इतना पढ़ने के बाद इतना तो कर देना यार। ये स्प्रिंग 16 का एमसीक्यू है। शाबाश। रिजर्व रिक्वायरमेंट कम करेंगे तो लोन ज्यादा एडवांस होंगे कम होंगे? रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दोगे लोन ज्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे? जी शाबाश। बताओ। लोन तो ज्यादा होंगे तो हमने तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी चलानी है। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है कम करने हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब टाइट करना है। आप लोन ज्यादा देके टाइट करोगे? वाह भाई वाह, बड़ा कमाल किया आप लोगों ने। वो कहते ने कि सारी रात रोते रहे कि लैला मजनू की कहानी कौन सी है, और सुबह उठ के पूछ रहे हैं कि क्या वो दोनों माली थे। ओहो, सारी कहानी आपने खराब कर दी पकड़ के। अच्छा, तो ये है कॉन्ट्रैक्शनरी वर्ड। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है हमने टाइट करना है। तो टाइट करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, इससे लोन कम एडवांस होगा, और लोन कम एडवांस होगा मनी सप्लाई कम होगी। लेकिन अगर आपने रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया तो फिर तो बच्चों घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, तो ये तो लोन ज्यादा एडवांस हो जाएंगे।
और फिर जनाब तो आपने वही काम किया ना कि एक बंदे को पहले ही शुगर आई थी, ऊपर से आपने उसे कुछ 4 किलो चीनी खिला दी है, और उसके बाद ले गए जनाब डॉक्टर्स हॉस्पिटल या हमें हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, और उसके बाद कहा लो जी हमने तो काम करना था कर दिया, हम तुसी बचा लो जी बचता जी। लो बच्चों सी यू, सॉरी सी यू कह रहा हूँ, अभी तो टाइम है मेरे पास 1 मिनट यार, कितना टाइम है अभी मेरे पास? मेरे पास अभी 12 मिनट पड़े हुए हैं। इन 12 मिनटों में देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं मजीद। लेट मी चेक जी, हमारे पास और क्या, 1 मिनट यार रिकॉर्डिंग तो रोक दें।